नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। सवाल सीधा है, आज युद्ध खत्म तो विजेता कौन? हम बात मिडिल ईस्ट की कर रहे हैं। ये सवाल क्यों उठा है आज वो भी आपको बताएंगे। देखिए, विषय सिर्फ मिडिल ईस्ट के युद्ध का नहीं रहा। सवाल है पश्चिम एशिया की सियासत का, वैश्विक शक्ति संतुलन और युद्ध के असली विजेता का। क्या ईरान में सत्ता के सबसे बड़े चेहरे के खत्म होने के बाद मिडिल ईस्ट का पूरा समीकरण बदल चुका है? क्या यह युद्ध अमेरिका और इजराइल की रणनीतिक जीत है या फिर एक ऐसा दलदल जिसमें सुपर पावर फंस गया है? जी हां, बीते दिनों जो घटनाएं हुई उन्होंने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के अंत और उसके बाद से हालातों का और ज्यादा विस्फोटक होना, क्रांतिकारी गुट हिजबुल्लाह जैसी चीजें हम किस प्रकार से एक्टिव देख रहे हैं खुलेआम, वो सिर्फ एक युद्ध नहीं है बल्कि एक शहादत की लड़ाई जो ईरान कह रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति अब युद्ध के 13वें दिन ये नैरेटिव गढ़ने लगे हैं, बना रहे हैं कि अमेरिका इस युद्ध में जीत की तरफ बढ़ रहा है और वो कह रहे हैं कि हम युद्ध जीत भी चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठा है, क्या सचमुच अमेरिका जीत की ओर है या जीत चुका है, या फिर वही रणनीति जिसमें पहले युद्ध छेड़ा जाता है फिर उसे जीत बताकर खत्म करने की कोशिश की जाती है? इतिहास गवाह है। वियतनाम की बात कर लीजिए, इराक की बात कर लीजिए, अफगानिस्तान की बात कर लीजिए। अमेरिका कई युद्धों में उलझा और फिर बाहर निकलने के रास्ते ढूंढने लगा। अब वही सवाल ईरान के परिदृश्य में ईरान को लेकर भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि इस युद्ध ने न सिर्फ सैन्य मोर्चा खोला बल्कि इसने दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी हिलाकर रख दिया है। और अर्थव्यवस्था क्यों हिली है वो आप जानते हैं। मामला है हॉर्मुज का। हॉर्मुज पर खतरे के बाद तेल और गैस की सप्लाई पर संकट गहरा गया है और इसका असर साउथ एशिया में भी, यानी हमारे आपके घरों पर भी दिखने लगा है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन जैसे देशों के लिए यह आर्थिक चिंता का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब कुछ बाकी नहीं है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि यह लड़ाई आखिरी सांस तक हम लड़ेंगे और अमेरिका जीत का श्रेय लेने की कोशिशें, बातें अभी से करने लगा है। तो सवाल ऐसे में बहुत बड़े हैं, उन सवालों पर आएंगे और बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सवाल बहुत सीधा है, युद्ध खत्म होने के करीब है या असली आग अभी बाकी है? दूसरा सवाल, अमेरिका और इजराइल ने रणनीतिक जीत हासिल कर ली है क्या? वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये समझेंगे आज हम। पूरा पैनल हमने बुलाया है। देखिए, संघर्ष से और ज्यादा ताकतवर होकर निकलेगा ईरान या निकल चुका है ईरान? क्योंकि हार मानने की बात नहीं कर रहा है, मरेंगे या मारेंगे उस स्थिति में है। युद्ध से पूरी दुनिया नए भू राजनीतिक संकट में फंस गई है दुनिया, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। ये कहना जल्दबाजी होगा, यह युद्ध लंबा नहीं खींचेगा, तमाम चीजें। देखिए, आज की बहस सिर्फ युद्ध की नहीं है, आज की बहस है सत्ता, रणनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन की। क्योंकि सवाल बहुत बड़े हैं और उनका जवाब दुनिया को चाहिए। जवाब तो चाहिए। तो लगातार तस्वीरें जो आ रही हैं इस वॉर से संबंधित वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी आने वाली, वो भी आपको बताएंगे। पूरा पैनल भी हमारे साथ जुड़ गया है। लेकिन बता आपको ये दें कि ट्रंप के बयान के बाद चीजें किस दिशा में जा रही हैं वो अब समझना होगा दुनिया को, हम सबको भी। देखिए, ये बहुत बड़ा बयान दिया मुस्तफा खामेनेई ने, बड़ी खबर के माध्यम से वो जान लीजिए, उसके बाद में पैनल से इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का संदेश आया है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद ही रहेगा, ये बात कही गई है। आक्रामक रवैया, हम अमेरिका बेस पर हमला करते रहेंगे, मुस्तफा खामेनेई। जी हां, बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया है, हर मौत का बदला लेंगे। ईरान झुकने को तैयार नहीं, टस से मस होने को तैयार नहीं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर की चेतावनी, ये संदेश, ये बयान, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, उन्होंने कह दिया है कि वो बंद ही रहेगा। मुस्तफा खामेनेई ने संबोधित किया है और ये बयान दिया है, और ये कहना कि हर मौत का बदला लेंगे, ये किस दिशा में लेकर जा रहा है मिडिल ईस्ट को, आज इसकी बात होनी बहुत जरूरी है। बड़ी खबर तो हमने आपको बता दी, लेकिन अब पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट हो रहे हैं वो आपको बता देते हैं। मेजर जनरल पीके सहगल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका।
समय देने के लिए आपका आभार सर। अभिषेक प्रताप सिंह विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ कुछ ही पलों में जुड़ जाएंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। और सुरेंद्र स्वामी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र सर आपका भी बहुत स्वागत है। सहगल साहब, सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगा। 13 दिन हो गए सर इस युद्ध को, 13 दिनों के इस युद्ध को आप किस प्रकार से देख रहे थे और देख रहे हैं, एक चीज, और ट्रंप का ये बयान आना कि युद्ध हम जीत चुके हैं, ये कौन सा नैरेटिव वो गढ़ रहे हैं? क्या वो बहाने ढूंढ रहे हैं बचने के इससे? अब क्या सिचुएशन में यूएस आ गया है, ये कहना गलत है या फिर ये बताइए। और मुस्तफा खामनेई ने जो अभी बयान दिया है, जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं, उनके इस बयान को कितना आक्रामक आप मानते हैं सर? आपके एक सवाल के अंदर 3 अलग अलग सवाल हैं। जी सर। सबसे पहले, ये युद्ध बड़ा लंबा चलेगा, स्थिति हर दिन और बदतर होती जा रही है जी। कल परसों इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की। अमेरिका की चेतावनी के बावजूद उन्होंने उनके ऑयल रिफाइनरी के ऊपर हमला किया, उनके 3 स्टोरेज डिपोज के ऊपर हमला किया, उनके डीसलाइनेशन पर, जिससे मौका मिल गया ईरान को कि इसी माफी की जो भी कार्रवाई करे। जितने जीसीसी कंट्रीज हैं उनके सबके ऑयल इंस्टॉलेशन, उनकी पाइपलाइंस और उनके स्टोरेज डिपोज को बर्बाद कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, जिससे दुनिया की आर्थिक स्थिति जो है बहुत ही बदतर हो गई है। दूसरा, जहां तक ट्रंप का ताल्लुक है, ट्रंप ये लड़ाई किसी प्रकार से जीत नहीं सकते। और अगर वास्तव में वो कह रहे हैं जीत गए, लेकिन ट्रंप को अभी तक तो अपना पॉलिटिकल एम या मिलिट्री एम ही डिफाइन नहीं कर पाए। उनकी स्ट्रेटेजी क्या है वे मुझे नहीं ख्याल की किसी को पता हो। इजराइल ने तो साफ तौर पे कहा कि उनका मकसद है कि हर प्रकार से ईरान को इतना कमजोर करना कि ईरान भावी इजराइल को कभी भी किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका की ना तो पॉलिटिकल एम क्लियर है, ना मिलिट्री एम क्लियर है, और स्ट्रेटेजी का होना बहुत लूजरी भी है, क्योंकि स्ट्रेटेजी के माध्यम से ही डिसाइड होता है कि लड़ाई किस तरफ जानी है, लड़ाई का अंत क्या होगा, और वास्तव में व्हाट इज द पनिशमेंट दैट यू वांट टू गिव टू द अदर पर्सन, व्हाट इज द सैक्रिफाइस दैट पीपल ऑफ अमेरिका हैव टू मेक। ट्रंप का बयान जो है हर दिन अलग अलग होता रहा है। पहले उन्होंने कहा कि हमने उसके न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करना है, फिर उन्होंने कहा कि हमने उसकी मिसाइल कैपेबिलिटी को खत्म करना है, फिर उन्होंने कहा रजीम चेंज करना है, फिर उन्होंने कहा कि हम खुद के साथ मिलकर ईरान के टुकड़े करेंगे। वास्तव में किसी को कुछ पता नहीं। और अगर आप देखो कि जो मार्क रूबियो है वो अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं, एक्सेप्ट जो डिफेंस सेक्रेटरी वो अलग अलग स्टेट देते हैं। का ये जो बयान है कि हम युद्ध जीत चुके हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं वो, या बचने की कोशिश कर रहे हैं? अब देखो, युद्ध तो वो जीत सकते ही नहीं। अगर जैसे ही आपने पहले कहा कि अगर आप वियतनाम का वॉर देख लो, वियतनाम में इन्वॉल्व हुए, युद्ध इराक में इन्वॉल्व हुए, 11 साल के बाद में अपनी इज्जत को बचा के भागे। अफगानिस्तान में इन्वॉल्व हुए, 16 साल के बाद में नेटो अपने 21 माफी वहां से शर्मनाक तरीके से निकले, सब जानते हैं। वास्तव में मुझे लगता है कि अमेरिका इस युद्ध में ट्रैप हो गया है। ठीक है, ओके सर, आप प्लीज बने रहिएगा। एक बार सर ओपनिंग रिमार्क्स अभी का हो जाए, फिर हम इस पर और डिटेल में बात करेंगे, और मेरे सवालों के कुछ हिस्से रह गए वो भी मैं आपसे समझूंगा सर, तो प्लीज बने रहिएगा। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं सुरेंद्र स्वामी जी, उनसे भी बात करेंगे। सुरेंद्र स्वामी जी, आप किस प्रकार से देख रहे हैं? क्या यूएस को ऐसा लगा था, इजराइल को ऐसा लगा था कि हम उनके टॉप लीडर को मार देंगे तो उसके बाद उनकी जो सैन्य शक्ति है वो भी कमजोर हो जाएगी? ऐसा हुआ नहीं, और ईरान लगातार डटा हुआ है, शहादत की जंग और तमाम बातें वो कर रहा है। मुस्तफा खामनेई जो नए सुप्रीम लीडर बने, उनका बयान भी हमने आपको अभी दिखाया और बताया। अब यहां से किस दिशा में ये युद्ध जा रहा है सर? 13 दिन आज कंप्लीट हो गए सुरेंद्र स्वामी जी। तो बढ़ेगा युद्ध की, तो अभी क्रिटिकल फेज आना है जी, क्योंकि जो अमेरिका का ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हुआ नहीं। ईरान की जो कैपेसिटी है, उसके जो असेट्स हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, कम पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उसको अकेले को कई फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा है। तो अगर अमेरिका ये कह देता है कि अब पीछे हट जाएंगे, तो फिर तो कोई पर्पज ही सर्व नहीं होगा ट्रंप का। तो ऐसी स्थिति में ये बाकी जहां तक कहने की बात है कि हम युद्ध जीत चुके हैं और वो ईरान से कहें कि हम मौत का, ये तो सब वॉर रिटोरिक्स हैं। देखिए, वॉर की एक्चुअल पोजीशन इस समय क्या है? वॉर की एक्चुअल पोजीशन इस समय ये है कि ईरान पर जबरदस्त हमले हो रहे हैं, बदले में ईरान अपनी मिसाइल के भरोसे बैठा है। जब वो अमेरिकन बेसिस पे कोई डैमेज नहीं कर पाया, तो उसने वहां जो जितने भी सुन्नी मुस्लिम देश हैं गल्फ में, उन सब की उसने इकोनॉमी को खराब करने का तय कर लिया है।
तो उसने सबकी ऑयल रिफाइनरीज पर, ऑयल डिपोज पे मिसाइल अटैक शुरू कर दिए हैं। फिर अब अल्टीमेटली वो पहुंच गया है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को भी कहता है कि मैं बंद कर रहा हूं। हालांकि काफी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद हुआ है, वहां से अभी भी जहाज निकल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि अभी मतलब एक ठीक है। असॉल्ट, एक अच्छा असॉल्ट अभी ओके। ईरान और इनके बीच में एक दूसरे पे ठीक है होगा। सर, ओके ओके, आप बने रहेगा। अभिषेक प्रताप सिंह भी हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। अभिषेक जी, अमेरिका लगातार जीत के दावे कर रहा है। हमने ट्रंप का बयान दिखाया आज का, जिसमें उन्होंने कहा कि हम ये युद्ध जीत चुके, लेकिन ये हम अभी संघर्ष करेंगे, हम मारना बंद नहीं करेंगे। अमेरिका का ये बयान आना कि हम युद्ध जीत चुके हैं, क्या ये उसी रणनीति का हिस्सा है जिसमें युद्ध के दौरान बता दिया जाता है कि हाँ हम जीत गए, उसके बाद में पतली गली देखकर निकलने की कोशिश होती है? क्योंकि यूएस ये समझ गया है कि हम वेनेजुएला समझकर, वियतनाम समझकर कूदे थे, मामला बढ़ गया बहुत ज़्यादा और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो चौपट हो रही है, लोगों के बीच नाराज़गी भी है, सामने इलेक्शंस भी आने वाले हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब धीरे से बहाने ढूंढे जा रहे हैं इस युद्ध को खत्म करने के। क्या ये गलत है कहना? अभिषेक जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस पैनल में शामिल करने के लिए। जाहिर सी बात है कि जो युद्ध का कैरेक्टर भी देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं अमेरिकी नेशनल इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर रहा है। अगर हम देखेंगे, अभी कल परसों ही जानकारी आई थी अमेरिकी विदेश मंत्रालय से कि किस प्रकार से जो कॉस्ट ऑफ वॉर है ईरान में वो एस्केलेट होता जा रहा है। क्योंकि जो अमेरिका की प्लानिंग थी शुरुआत में वो ये थी कि शायद ये युद्ध कम समय में चलेगा और ईरान में सत्ता परिवर्तन के बाद में ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से युद्ध लंबा चल रहा है और युद्ध में जो कॉस्ट अटैच है वो कहीं ना कहीं अमेरिकन इकोनॉमी और अमेरिकी लीडरशिप के लिए एक चिंता का विषय है। दूसरी बात ये कि जिस प्रकार से ईरान ने इस लड़ाई में प्रतिशोध दिया है, ईरान ने जो रिटेलिएट किया है, चाहे वो मिसाइल हमले हैं, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बात है, चाहे वो अमेरिकन एयर बेसिस को अटैक करने की बात है, चाहे वो इजराइल के ठिकानों पर हमले करने की बात है, तो इजराइल का जो पूरा एक जो रिटेलिएशन है, इजराइल का जो स्ट्राइक है, ईरान का जो स्ट्राइक है, उसने भी कहीं ना कहीं अमेरिका के सामने एक चिंता प्रकट की अमेरिका और इजराइल के लिए। और तीसरा जो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है वो ग्लोबल इम्पैक्ट है। जिस प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ऑयल सप्लाईज है, क्रिटिकल सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इनके ब्लॉक होने से जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन इफेक्ट हो रही है, उससे कहना कि सभी देश प्रभावित हो रहे हैं। ना सिर्फ वेस्ट एशिया में रीजनल इनस्टेबिलिटी बढ़ रही है, बल्कि ग्लोबल स्तर पर काफी देश से प्रभावित हो रहे हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए एक चिंता का विषय है कि इस लड़ाई के लंबा चलने से कहीं ना कहीं उसकी जो क्षमता है या उसकी जो इमेज है उसको ना नुकसान पहुंच जाए। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन हो रहा है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ये युद्ध समाप्त हो और स्थितियां नॉर्मल हों। ठीक है, ओके, आप प्लीज़ बने रहेगा। पीके सहगल सर की तरफ हम बढ़ेंगे। सहगल सर, मैं चाहूँगा पहले तो अपनी आप बात पूरी कर लीजिएगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल और इसी में एडजस्ट कीजिए। अगर आज युद्ध समाप्त हो जाए, मान लीजिए, थोड़ा हाइपोथेटिकल है, मान लीजिए आज युद्ध समाप्त होता है, तो विजेता किसे घोषित किया जाएगा? कौन होगा विजेता? क्योंकि ईरान तो कह रहा है कि हम नहीं रुकेंगे, वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुआ या यूएस की धमकियों से लगातार लड़ रहा है, और वो कह रहे हैं कि हम युद्ध जीत गए। अब इस दिशा में जरा बताइए कि आज युद्ध समाप्त हो जाए तो विजेता कौन? मेरे मुताबिक विजेता कोई भी नहीं होगा। ये जबरदस्त प्रेशर डाला जा रहा है ईरान की तरफ से। ईरान इतनी जबरदस्त कॉस्ट बना रहा है कि जो विनर है वास्तव में वो भी लूजर है। अमेरिका का $1 बिलियन से ज्यादा खर्चा रोज हो रहा है। इसराइल बड़े पैमाने पर इसराइल नुकसान पा रहा है। छोटी सी कंट्री है, 9 मिलियन पॉपुलेशन है, उसके वो उस माफी का डैमेज एक्सेप्ट नहीं कर सकता जिस माफी का डैमेज ईरान एक्सेप्ट कर सकता है। और जहां तक मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में 27 के 27 बेसिस को नुकसान हो चुका है। सारी मिडिल ईस्ट में अमेरिकन एम्बेसीज को नुकसान हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। दुनिया दुखी है। ग्लोबल साउथ दुखी है, यूरोप दुखी है, सारे के सारे देश दुखी हैं। ऐसे में ये कहना कि विजेता कौन है, मेरे मुताबिक विजेता शायद बहुत मुश्किल होगा। हिस्टोरिकली बाद में देख सकते हैं, लेकिन ईरान जो है, दो महाशक्तियां हैं। एक तो अमेरिका जो है इज अ सुपर पावर, और इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो है दुनिया में सबसे बैटल टेस्टेड और एवर रेडी है। उसके बावजूद ईरान उनके साथ टिका हुआ है और ईरान किसी प्रकार से झुकने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में तो सब तौर पर नजर आता है इस युद्ध का अगर विजेता कोई है तो वास्तव में ईरान है, क्योंकि ईरान ने बहुत मजबूती से जिस माफी का मुकाबला किया, जिस माफी का झटका दिया है अमेरिका को भी और इजराइल को भी। अब देखो कि अमेरिका ने बड़े 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ला रखे थे, एक मेडिटेरियन में और एक अरेबियन सी में, और जब ईरान ने उनके ऊपर हमला किया, चार मिसाइल दागी, तो अमेरिका ने साफ तौर पर कहा कि उसको नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसका
अब्राहम लिंकन जो है 1400 किलोमीटर दूर चला गया, जी। तो दूसरा जेरल्ड फोर्ड भी है, वो भी 800 से 1000 किलोमीटर दूर चला गया। ऐसे में साफ तौर पे मैं तो कहूंगा ईरान ने अमेरिका जैसे महाशक्ति को भी युद्ध से पीछे 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 धकेल दिया, खास करके उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स। उसका तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी आने वाला है, लेकिन वो भी कब तक आएगा कोई नहीं जानता। ऐसे में ये कहना कि अमेरिका जीत गया या इजराइल जीत गया, मैं नहीं इसको ट्रंप ये बयान दे क्यों रहे हैं सर? ट्रंप ये कह क्यों रहे हैं कि हम युद्ध जीत चुके हैं? ट्रंप तो साफ तौर पे कह रहे हैं, वो कहेंगे कि हमने उनके मिलिट्री पावर को इतना डिग्रेड कर दिया है कि वो आर्टिफिशियल विक्ट्री डिक्लेयर कर देंगे और कहेंगे कि हमारी तरफ से युद्ध समाप्त हुआ है। लेकिन जैसे ही वो कहते हैं हमारी तरफ से युद्ध समाप्त हुआ है, उनके ऊपर जबरदस्त प्रेशर पड़ेगा नेतन्याहू की तरफ। नेतन्याहू नहीं चाहते किसी हालत में ये युद्ध समाप्त हो, क्योंकि अगर युद्ध समाप्त हो जाता है तो नेतन्याहू के ऊपर जबरदस्त प्रेशर पड़ेगा। इस समय जब युद्ध स्टार्ट हुआ था तो 81% पीपल उसके पक्ष में थे, लेकिन इस नुकसान के बाद में आहिस्ते आहिस्ते उनकी भी रेटिंग और जितने लोग उनके पक्ष में युद्ध के खिलाफ होते जा रहे हैं। ठीक। और नेतन्याहू साफ तौर पे जेल में भी जा सकते हैं करप्शन चार्जेस की वजह से। वो नहीं चाहते कि किसी भी हालत में युद्ध समाप्त हो और अमेरिका प्रीमेच्योरली डिक्लेयर कर दे कि हम लड़ाई जीत चुके हैं और हम इस लड़ाई से बाहर हो रहे हैं। ठीक, ओके सर। जिस दिन अमेरिका लड़ाई से बाहर हो जाता है, ये चाहता है कि ये युद्ध लंबा चले, इजराइल ये चाहता है, ये उनके लिए बेनिफिट है। लेकिन यूएस को अपना हित भी देखना पड़ेगा। आप ये इस प्रकार की चीज़ें लंबी खींचेंगी तो यूएस के लिए भी दिक्कतें होंगी, वो भी मैं समझूंगा। सर प्लीज़ बने रहेगा। सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ हैं, जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, ईरान लगातार ये स्पष्ट कर चुका है कि हम हटने वाले नहीं हैं, मरेंगे या मारेंगे वाला फॉर्मूला है उनका, उसी हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं। उनके जो कट्टरपंथी गुट हैं, हमने हिजबुल्ला से तमाम चीज़ें हमने देखी हैं, शहादत की जंग वो बता रहे हैं। इन बयानों को, और आज मुस्तफ़ा खामनेई का बयान कि हॉर्मुज़ बंद रहेगा और हम रुकेंगे नहीं, हम मारते रहेंगे, उनके सुप्रीम लीडर का बयान आज जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ब्रेकिंग न्यूज़ चलाया है, इन सबको देखते हुए क्या ये मान लिया जाए कि इससे संघर्ष और ज़्यादा लंबा के साथ साथ और ज़्यादा उग्र हम देखेंगे आने वाले दिनों में? नहीं, मेरा तो अपना यही असेसमेंट है। देखिए, ये तो सब वॉर रिटोरिक होते हैं जी। जब भी दो देश लड़ते हैं तो सब अपने को स्ट्रांग बताते हैं। अब ईरान ये तो कहेगा नहीं कि नहीं हम बदला नहीं लेंगे, हम तो हार गए। वो तो यही कहेंगे कि हम बदला लेंगे, हम लड़ेंगे, हम घुटने नहीं टेकेंगे जी। तो जब तक वॉर खत्म नहीं होगी किसी भी तरीके से, चाहे वो वार्ता के जरिए संधि की जाए या कोई एक देश पीछे हटे, तब तक तो सभी यही कहेंगे हम जीत रहे हैं, हम हारेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, हम बदला लेंगे। तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मुख्य बात ये है, और ये ट्रंप का भी यही है, वो अपना कहता रहता है हम युद्ध जीत रहे हैं, क्योंकि उसमें दो मैसेज हैं। एक मैसेज जो ईरान में जो कट्टर इस्लाम के खिलाफ लोग हैं और जिन्होंने विद्रोह किया था खamenei के को लेकर के जी। तो उनको एक मैसेज है कि घबराइए मत, हम युद्ध जीत चुके हैं, आप डटे रहिए, आप विद्रोह अपना जारी रखिए, आपको डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। और दूसरा ये मैसेज अपने अमेरिकन को है कि इलेक्शन आने वाले हैं कि भाई हम तो वहां पे अचीवमेंट कर चुके हैं, हम युद्ध जीत चुके हैं, अभी बाकी तो जो छोटा मोटा बचा है उसको समेटना है। तो ये तो सब बातें चलती रहती हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि इस वॉर को अमेरिका को ये मालूम था कि ये 10 दिन 5 दिन की वॉर नहीं है, इसीलिए उसने पूरी तैयारी की है। ऐसे तो है नहीं कि वो आया और लड़के अब तो खत्म हो गया, सब कुछ चल देंगे। तो उनकी पूरी प्रिपरेशन है। अब उनका अपना एक ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में अभी मुश्किल हो रही है, क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि वार का रिजल्ट 5 दिन में 7 दिन अच्छा, में। इंटरप्ट आपको इसलिए कर रहा हूं सर कि इनका ऑब्जेक्टिव आज तक समझ में आए नहीं मेरे कि ये चाहते क्या है बेसिकली। आपने सुप्रीम लीडर को समाप्त कर दिया, आप एग्जैक्टली क्या टारगेट है ईरान का और कितना लंबा उसको खींचना, यूएस का, और वो कितना लंबा इसको खींचना चाहते हैं? नहीं, देखिए, यूएस के 2 टारगेट, एक्चुअली यूएस का अपना कोई टारगेट नहीं है। गल्फ में अमेरिका नहीं चाहता कि इजराइल का अस्तित्व कभी भी खतरे में आए, पहली बात जी। दूसरी बात, वो ये नहीं चाहता कि जो उसके अलाइज हैं, चाहे कतर है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है, कुवैत है जी, तो इन देशों की भी स्थिति खराब हो, क्योंकि गल्फ में इस समय मिलिटरीली सबसे स्ट्रांग नेशन ईरान है और उसके अपने प्रॉक्सीज भी हैं जो बीच बीच में तंग करते रहते हैं। हिजबुल्ला है, यम और हुतीज हैं, और अब तो खैर हमास तो अभी ठंडा है।
तो इसलिए उन सबसे खतरा है, इसीलिए वो अलाइज हैं, इसीलिए उन्होंने अपने यहाँ बेस बनाने को दिए हैं। तो वो खतरा सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावर से है, दूसरा उसकी मिसाइल पावर से है। मेन ये दो ही ऑब्जेक्टिव हैं। तो वो ये चाहता है कि ईरान की मिसाइल पावर कमजोर पड़े, खत्म हो, और उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे नहीं चले, वो बम नहीं बना सके। यही उसके दो। तो अगर वो ये अचीव करता है तो गल्फ में उसके अलाइज और इजराइल सेफ रहेंगे। अब उसको चेंज करने के लिए पॉलिसी चेंज होनी चाहिए। पॉलिसी कौन चेंज करेगा? वहां की गवर्नमेंट चेंज करेगी कि हम न्यूक्लियर में नहीं जाएंगे, हम मिसाइल में कुछ ना कुछ समझौता करेंगे। तो वो जब होगा जब रिजीम चेंज हो या एग्जिस्टिंग रिजीम इसको एक्सेप्ट करे। तो इसलिए चूंकि अमेरिका अभी उसके कहीं भी आसपास अभी नहीं पहुंच पा रहा है उस स्थिति में, तो इसलिए निश्चित है कि ये युद्ध अभी उग्र होगा जी, युद्ध अभी आगे बढ़ेगा जी, और उसमें एक स्थिति अमेरिका ये लाने की कोशिश करेगा कि देखिए ईरान की डिफेंस मैकेनिज्म खत्म हो गया है, ईरान इज ओपन टू एयर अटैक नाउ, उसके पास ऐसी कोई स्थिति बची नहीं है, नेवी उसकी मोर और लेस डिस्ट्रॉयड है, वो पावर अब उस पे है नहीं। अभी उसके पास सिर्फ मिसाइल और ड्रोन। मिसाइल की उसकी अपनी पावर है जिसपे वो अभी टिका हुआ है मैदान में। तो इतने सारे फ्रंट पे करते करते रिसोर्सेज उसके एग्जॉस्ट होते जाएंगे, वो ईरान पे हमले होते रहेंगे। फिर कोई ना कोई स्थिति बनेगी जहां अमेरिका और ईरान दोनों महसूस करेंगे भाई अब बात कर लीजिए, और जब बात होगी तो उस पे फिर क्या नतीजा निकलेगा, कितना वो ईरान उसको एग्री करेगा, कितना उसको एग्री नहीं करेगा, तो वो स्टेज अभी है नहीं। ओके सर, मैं लौटूंगा। अभिषेक जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बातचीत की कोई स्टेज अभी है। ठीक है, ओके सर, ओके। अभिषेक प्रताप सिंह जी, पूरी दुनिया में तेल गैस का संकट है, पूरी दुनिया में तो नहीं कहूँगा लेकिन इस तरफ तो ज़्यादा है, साउथ एशिया में बहुत बड़े पैमाने पर। अब ऐसे में क्या ये माना जाए कि चूंकि अभी मुस्तफा खामनेई का बयान भी आया कि हॉर्मुज जो है वो पूरी तरीके से बंद रहेगा, हालांकि खबरें भी आई कि हिंदुस्तान के कुछ जहाज़ निकल सकते हैं। सुबह से हमने खबरें लगातार चलाई हैं कि जिस पर भारत का झंडा रहेगा उनको निकलने दिया जा रहा है। हमारे विदेश मंत्री ने वहाँ के विदेश मंत्री से बात की, वो डिप्लोमेसी अपनी जगह पर। लेकिन ये माना जाए क्या कि अगर ये लंबे समय तक हॉर्मुज बंद रहा और इस प्रकार से युद्ध चलता रहा, ये संघर्ष लंबा खिंचता रहा, तो ये संकट आर्थिक तबाही की ओर दुनिया को ढकेलेगा और उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये एग्जैक्टली ईरान ये चाहता है, उसकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है कि अगर हम ऐसे नहीं जीत पाएंगे तो हम ऐसे जीतेंगे, हम मजबूर कर देंगे आपको। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखेंगे दक्षिण एशिया या फिर एशिया के जो भी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं, चाहे वो भारत है या चीन है, इन सबका जो मेजर ऑयल इंपोर्ट है वो वेस्ट एशिया से आता है, जिसमें ईरान एक इम्पोर्टेंट ऑयल इंपोर्टर देश है। इसके अलावा जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, तो कहीं ना कहीं जो एक रिटेलिएट जो एक्शन है ईरान का स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का, और जिस प्रकार से वेस्ट एशिया में अस्थिरता बढ़ने से तो पूरा एक वैश्विक तेल संकट आएगा, तो उसका नुकसान उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को होगा। हालांकि आज खबर थी कि आज सुबह जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से हम बंबई की बंदरगाह पर एक जो है ऑयल का टैंकर जो भारत के लिए पहुंचा, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि अभी ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही थी जिसमें कहा गया कि ऑयल की प्राइसेस को $200 पर बैरल तक जा सकती हैं अगर इस प्रकार के संकट आगे चलता रहा। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो है एक दबाव बनाने के लिए और ये मैसेज देने के लिए कि वेस्ट एशिया में अस्थिरता और ईरान पर जो हमले का जो प्रतिशोध है, जो नुकसान है, उन देशों को उठाना पड़ सकता है जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट है। और सिर्फ ईरान ही नहीं, जो पूरा पश्चिम एशिया का क्षेत्र, जैसे भारत के लिहाज से अगर हम देखें तो पश्चिम एशिया से भारत के लिए ईरान तेल का ही स्रोत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बाकायदा भारतीय विदेश नीति ने एक्ट वेस्ट पॉलिसी को इनिशिएट किया हुआ है। हम वहां पर जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, शाहबार बंदरगाह जैसे है, तो शाहबार बंदरगाह के माध्यम से वो यूरेशिया का गेटवे है, एक इकोनॉमिक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप को बढ़ाने की बात की गई। इसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट जो कॉरिडोर है, इसके माध्यम से आर्कटिक तक भारत का आर्कटिक की जो मिनरल रिसोर्सेज उनको रीच आउट करने का जो भारत का प्लान है, ये सारे बहुत सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स भी भारत के नेतृत्व में जो है वाया ईरान और पश्चिम एशिया क्षेत्र को लेकर तैयार किए गए, जिनमें काफी निवेश हो चुका है। तो कहीं ना कहीं तेल संकट के साथ साथ ये जो कनेक्टिविटी लिंक्स प्रोजेक्ट हैं, इन पर भी उसका असर पड़ेगा और इसका नुकसान भारत और जो भी इसमें साझेदार देश है उनको उठाना पड़ेगा।
क्योंकि ये संकट कहीं ना कहीं पूरे रीजन का स्थिरता की ओर ले जाएगा। साथ ही साथ एक बार फिर से वेस्ट वर्सेस इस्लाम की लड़ाई भी इसमें एक फैक्टर बन सकती है। एक पश्चिम एशिया की राजनीति में ईरान अपने आप को रिपोजिशन करने का भी प्रयास कर रहा है इस युद्ध के माध्यम से। अभी जो उनके नए लीडर, उनका बयान भी आपने देखा। तो ये सारे इसके इम्पैक्ट्स हैं जिसका हमें कहीं ना कहीं आकलन करना होगा और इन चुनौतियों से निपटने के लिए सभी देशों को तैयार भी रहना होगा। ठीक है, ओके। सहगल सर की तरफ बिना किसी देरी के हम बढ़ेंगे। सहगल सर, क्या यूएस को वाकई में लंबी लड़ाई में फंसने का डर है या ये कहना गलत होगा? क्योंकि एक बात तो तय है ये भी सर कि जो ट्रंप की वो शांति दूत वाली छवि थी वो भी अब समाप्त लगभग हो गई है, अब कुछ बचा नहीं है। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? और ट्रंप आज तक कभी युद्ध की वजह बताने में कामयाब नहीं हो पाए हैं मेरे हिसाब से, और उन्होंने कभी भी ये नहीं बताया। उन्होंने कहा जरूर है कि ईरान का आत्मसमर्पण होगा, तमाम चीज़ें, लेकिन कैसे वो बता नहीं पाए हैं, इसका कोई जवाब आज तक वो दे नहीं पाए हैं। इसको कैसे देखा जाए? ये क्या मैसेज दुनिया में अब यहाँ से जा रहा है? ये मैसेज साफ तौर पर दर्शाता है कि एक सुप्रीम लीडर जो है, या सुप्रीम कमांडर है ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, उनमें कंफ्यूजन एंड क्योस है। का मिलिट्री का पॉलिटिकल एम क्या है या लड़ाई का मिलिट्री एम क्या है, उसको आज तक नहीं दर्शा सके। वास्तव में स्ट्रेटेजी को डिफाइन करना बहुत ही लाजमी होता है। मैं तो फौजी हूँ, अगर स्ट्रेटेजी डिफाइन नहीं की गई तो आपको पता नहीं कि व्हाट इज द एंड रिजल्ट दैट यू वांट टू अचीव, व्हाट इज द एंड गेम दैट यू वांट टू अचीव, वो क्लियर नहीं है। तो साफ तौर पे जानते हैं कि लड़ाई जल्दी खत्म नहीं होगी। इन्होंने 4-5 चीजों को नजरअंदाज किया है। फर्स्टली, ईरान में सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ है, 2500 साल पुरानी संस्कृति है जिसमें काफी ज्यादा दम है, काफी ज्यादा मजबूती है। दूसरा, ईरान जो है वेनेजुएला नहीं है, ईरान गाजा नहीं है। ईरान का साइज इराक से भी 4 गुना बड़ा है। उसकी पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है, सो जोग्राफिकल साइज बहुत बड़ा है, डेमोग्राफिक साइज बहुत बड़ा है। अपने लेबनान में हिजबुल्लाह को खत्म डिग्रेड कर दिया है, हमास को डिग्रेड कर दिया। और छोटे छोटे टाइनी स्टेट्स थे, इतने बड़े स्टेट को अब अगर देखो 2 साल हो गए हैं, हमास गाजा को कंप्लीटली नष्ट कर दिया। क्या हमास को अभी तक सरेंडर करा सके? उनका कहना कि हम अनकंडीशनल सरेंडर कराएंगे इज एन इम्पॉसिबिलिटी। साथ ही साथ उन्होंने ये नहीं ध्यान में रखा कि ईरान पिछले 2500 साल में कभी किसी के सामने झुका नहीं और ना ही झुकेगा। तीसरा, उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया ईरान की मिलिट्री पावर और ईरान की स्टेइंग पावर, अपनी ताकत को, अपनी टेक्नोलॉजी को ओवर एस्टिमेट किया। मुझे नहीं लगता कि किसी भी हालत में वो लड़ाई जीत सकते हैं। लड़ाई कम से कम ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि जहां तक उनका ताल्लुक है वो तो 6 महीने के लिए भी तैयार है, और लड़ाई अगर उससे भी लंबी चलाना चाहे तो उनकी मर्जी है, हम तो लड़ते रहेंगे। ईरान के पास में जो मिसाइल, कम से कम 100 से ज्यादा मिसाइल सिटीज हैं जिसमें अंडरग्राउंड बड़े पैमाने पर उन्होंने 40 साल से इस लड़ाई के लिए तैयारी की हुई है। बहुत बड़े पैमाने पर उनके पास मिसाइल्स है, कामिकाजे ड्रोन्स है, और अभी तक उन्होंने जो मिसाइल और कामिकाजे ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं वो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन है। जिसमें उनकी रणनीति जो है वो थी कि अमेरिका जो है 20,000 या 30,000 डॉलर का जो ड्रोन है उसको बर्बाद करने के लिए जो इंटरसेप्टर इस्तेमाल कर रहा है 4 से 4.5 बिलियन है। जो गल्फ कंट्री है वो भी 4 से 4.5 बिलियन। ईरान का आयरन डोम को छोड़ के जो बड़े इंटरसेप्टर्स है वो भी बड़े महंगे हैं। उनके इंटरसेप्टर्स को खत्म किया जाए, और उसके बाद में जो उनके पास मिसाइलें हैं, उनके पास में हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी मैक 15 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड है, उसको डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज करना इज एन इम्पॉसिबिलिटी। दूसरा, उनके पास में कई प्रकार के और मिसाइलें हैं जो मैन्यूवरेबल है, उनमें मल्टीपल वॉरहेड्स है, बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी तक उनका भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उनके पास में कामिकाजे ड्रोन्स हैं जिनकी रेंज अप टू 2000 किलोमीटर है, उनको भी डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में उन्होंने अभी तक इनका इस्तेमाल करना नहीं शुरू किया, लेकिन उनके पास ये बहुत बड़ी तादाद में है। शायद दुनिया का सबसे बड़ा आर्सेनल मिसाइल्स का और कामिकाजे ड्रोन्स का इनके पास है, और ये सस्ते हैं। और उनको जैसे कह रहे अमेरिका का $1 बिलियन पर डे खर्च हो रहा है। हाँ, वो तो है, वो उसका भार तो बड़े पैमाने पे है सर। प्लीज आप बने रहिएगा, हमारे साथ सुनील स्वामी सर भी हैं और अभिषेक जी भी हमारे साथ, हम सभी से बात कर रहे हैं। सुनील स्वामी जी, अमेरिका के रक्षा सचिव हैं पीट हेग्सेथ, इनका एक बयान आया था कुछ समय पहले, ये कह रहे थे कि हम वो गलती नहीं करेंगे जो बुश ने की, हम वो गलती नहीं करेंगे जो ओबामा ने की, हम युद्ध को लंबा नहीं खींचेंगे। ये बयान उनके तरफ से आया था, लेकिन ईरान तो लंबा खींचने के मूड में है। क्या अब ये कहा जाए कि फंस गया है अमेरिका, लंबा खींचना नहीं चाहता था, अब खींचना पड़ेगा? नहीं, लंबा से मतलब क्या है, देखिए ये कोई अफगानिस्तान वाली वॉर तो होगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि अमेरिकन को तो वहां पे अपने सोल्जर्स उतारने नहीं है ईरान में।
न ये वियतनाम वाला युद्ध है, न ये इराक वाला युद्ध है। ये जो वॉर है अमेरिका की, वो वॉर ईरान को बुरी तरह से मिलिटरीली कमजोर करने की लड़ाई है, और उसको ईरान पे कब्जा करने की लड़ाई है ही नहीं है। तो वहां पे उसको मिलिटरीली कमजोर करने के लिए जो कुछ वो कर सकता है वो नहीं, तो अमेरिका कर रहा इन है। 13 दिनों में क्या कुछ कर पाया इस दिशा में जो आप कह रहे हैं सर इस पे? नहीं, काफी नहीं, बहुत डैमेज हुआ है। ईरान की इकोनॉमी और तेहरान शहर, इनके ऑयल डिपोज, इनके एयर डिफेंस सिस्टम, इनकी नेवी, बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन वो अभी उतना नुकसान नहीं है कि भाई वो बातचीत की टेबल पर आए। तो इसलिए, और यूरोपियन कंट्रीज भी अभी थोड़े बटे हुए हैं, वो देखना चाह रहे हैं। अब वैसे भी अमेरिका को क्या नाटो से लेना, नाटो तो अमेरिका के दम पे ही चलता है। और अमेरिका के पास रिसोर्सेज की कोई वैल्यू नहीं है। अभी तक उनकी इस वॉर में टोटल अबाउट 12-13 बिलियन डॉलर खर्च हुए हैं। ये तो कुछ भी नहीं है अमेरिका के लिए। वो यूक्रेन के युद्ध में ही यूक्रेन को मोर देन 200-300 बिलियन डॉलर्स की हेल्प कर चुका है। तो अमेरिका के लिए पैसा कोई कंसिडरेशन नहीं है। अच्छा, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ईरान को इतना कमजोर कर दें कि उसकी मिलिट्री पावर गल्फ में कमजोर पड़ जाए, इतनी कमजोर कि वो उसके अलाइज और इजराइल के लिए कोई खतरा ना बने, और अच्छा रिजीम आ जाए। तो उसने जो ऑयल का नेशनलाइजेशन किया था, और जब शाह ने उसको आके चेंज किया और फिर ये खोमेनी का आ गया, तो वो ये चाहता है कि वहां एक इस तरह की सरकार बने जो सरकार ऑयल को लेकर के अमेरिका के प्रति, मतलब वो उसके थोड़े बहुत, जिसको कहना चाहिए दादागिरी पे या उनके गाइडेंस पे चले। पर वो एक साइड, जिसको बोलते हैं ना, फॉल आउट है वो इस युद्ध का, कि अगर अमेरिका इसमें सक्सेस होता है तो उसको वो बेनिफिट भी है। पर वो उस बेनिफिट के लिए ये लड़ाई नहीं है ईरान की। जहां तक इंडिया का सवाल है, हम लोग 40% ऑयल लेते थे गल्फ से, अब वो ऑलरेडी 30% हम कर चुके हैं। हमारी मेन प्रॉब्लम एलपीजी की है, तो ऑलरेडी अमेरिका, कनाडा और रूस से बातचीत हो रही है। मोर और लेस एग्रीमेंट 2-4 दिन में हो जाएंगे। अमेरिका से तो पहले हो गए हैं। तो युद्ध तो लंबा चलेगा, और जब भी युद्ध होता है, चाहे भारत हो चाहे कोई देश नहीं तो मिलिट्री उतरेगी यूएस की, तो सबको होगी ना। नहीं यूएस की आर्मी उतरेगी, अब इसकी संभावना है। खराब होगी, सभी को परेशानी होगी। लेकिन हमारी परेशानी से अमेरिका थोड़ी युद्ध रोकेगा। सोचने की बात नहीं सर, दबाव तो होता है ना सर, वैश्विक दबाव क्या होगा। नहीं सुनिए सर, वैश्विक दबाव नामक भी एक चीज होती है ना। अगर इतने बड़े पैमाने पर असर पड़ेगा लोगों के जीवन पर या देशों के संकट पड़ेगा, तो वैश्विक दबाव तो रहेगा ना यूएस के ऊपर, कि कब तक नहीं, अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है साहब। अमेरिका को क्या दबाव होता है, अमेरिका पे कोई दबाव नहीं होता है। ठीक, ओके। अभिषेक जी, सत्ता परिवर्तन की जो कोशिश थी वो तो नाकाम हो गई, क्या ये कह सकते हैं कि अभी जल्दबाजी होगा, हो सकता है वो बदलें और तमाम चीजें करें, यूएस ने जो कोशिश की थी खामनेई को मार के? अभिषेक जी एक बार अनम्यूट कीजिएगा सर, तब आपकी आवाज आएगी। हाँ, देखिएगा पूरी लड़ाई को देखें तो अमेरिकी विदेश नीति और अमेरिकी कूटनीति के लिहाज से यहाँ पर अमेरिका के दो मेजर गोल्स थे। एक था कि ईरान के अंदर सत्ता का परिवर्तन करना, और ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसको जो है पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करना है। अब अगर सत्ता परिवर्तन में तो कौन करने में असफल रहे, जो कि सत्ता परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन उसके बाद की जो नई लीडरशिप आई है उसने तो और अमेरिका के प्रति जो एक कड़ा रुख अपना रखा है, और ज्यादा आक्रामक है सर, ये और ज्यादा आक्रामक है मुस्तफा, और ज्यादा आक्रामक है और ज्यादा असर्टिव है। उन्होंने इस लड़ाई में जो है अमेरिका और उनके सहयोगी को और नुकसान पहुंचाने की बात की है। हाँ, जहां तक ईरान के जो न्यूक्लियर आर्सेनल उसको न्यूट्रलाइज करने की बात है, तो उस पर जरूर हमला हुआ है, लेकिन वो किस लेवल तक न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, उनका कितना आगे इंपैक्ट है, इस बारे में भी क्लैरिटी नहीं। तो मुझे लगता है कि जो दो प्राइमरी गोल्स थे या दो प्रमुख लक्ष्य थे अमेरिका के, वो अभी पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। शायद इसीलिए जो है अमेरिका अभी भी इस लड़ाई में बना हुआ है और इस लड़ाई में ईरान को और नुकसान पहुंचाने की स्थिति में। जहां तक कंप्लीट पावर ट्रांसफर की बात है, सत्ता परिवर्तन की बात है, तो अभी अच्छी संभावना दिख नहीं रही है, क्योंकि अभी खामनेई के बाद उनके बेटे ने सत्ता को संभाला है और वो जो गोल है वो भी पूरा होता दिख नहीं रहा। वो लोग सिर पे कफन बांध के लड़ रहे हैं अपनी भाषा में अगर कहें तो,
वो लोग सिर पे कफन बांध के लड़ रहे हैं ईरान वाले, और बड़े पैमाने पर इधर से भी जारी है। डैमेज जरूर हुआ जैसा कि सर कह रहे भी हैं सुरेंद्र सर, लेकिन ये हार मानने को तैयार नहीं, पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो ब्लड में उनके उस प्रकार से लड़ना, वो चीज़ें वहाँ दिख रही हैं। बट एनीवेज, आप लोगों ने समय दिया सर, थैंक यू सो मच इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप के तमाम दावे, उनकी बातें, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्या अमेरिका और इजराइल रणनीतिक जीत हासिल कर चुके हैं या नहीं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल, इसलिए हमने लिखा भी कि आज युद्ध खत्म तो विजेता कौन। ट्रंप ने कह दिया कि हम विजेता हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इस डिबेट में इतना ही, आज्ञा दीजिए। जय हिंद।